हेलो ऑल व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर नीलाभ और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफेक्शन की। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी। ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी अपना डीएनए या आरएनए वगैरह को ट्रांसफर करने को हम लोग बोलते थे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफेक्शन की बात करें तो ट्रांसफेक्शन में प्रोकैरियोटिक सेल ना यूज करके यूकैरियोटिक सेल की बात की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस है एक तरीके से। आपका ट्रांसफेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है कि ट्रांसफेक्शन में यूकैरियोटिक सेल यूज होता है और ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोकैरियोटिक सेल यूज होता है। तो अब ट्रांसफेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन दो अलग अलग मेथड्स क्यों यूज किए जा रहे हैं? क्या ट्रांसफॉर्मेशन वाला ही मेथड ट्रांसफेक्शन में नहीं यूज किया जा सकता? क्या वही सारी टेक्निक हम ट्रांसफेक्ट करने के लिए या यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपना डीएनए या आरएनए ट्रांसफर करने के लिए नहीं यूज कर सकते? नहीं यूज कर सकते। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल की सरफेस केमिस्ट्री यूकैरियोटिक सेल से अंतर होती है। उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनील्स जो भी पाए जाते हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता। तो ये भी एक अंतर है और अपटेक मैकेनिज्म का भी अंतर है। एंडोसाइटोसिस के थ्रू आपका यूकैरियोटिक सेल कोई भी चीज बाहर से अंदर ले सकता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने देखा ऐसा कोई भी चीज नहीं थी। तो अब हम चलते हैं कि ट्रांसफेक्शन हमने सीख लिया कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। कोई भी फॉरेन डीएनए या आरएनए अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर डाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसफेक्शन कहते हैं। अब सीख लेते हैं कि ट्रांसफेक्शन होता कितने तरीके का है। तो ट्रांसफेक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफेक्शन बेसिकली दो तरीके का है। दो तरीके के में कौन कौन से तरीके हैं? एक तो है ट्रांजिएंट और दूसरा है स्टेबल। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है कि ट्रांसफेक्शन हम करवा क्यों रहे हैं। ट्रांसफेक्शन करवाया जाता है इसलिए ताकि हम किसी एक पर्टिकुलर जीन का या जीन एक्सप्रेशन देख सकें या किसी जीन का फंक्शन देख सकें, उसके एक्सप्रेशन में क्या बढ़ोतरी हो रही है, कम क्या हो रहा है, ये देख सकें। तो दो तरीके के बेसिकली ट्रांसफेक्शन है, एक है ट्रांजिएंट, दूसरा है स्टेबल। ट्रांजिएंट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांजिएंट में इस तरीके के या तो siRNA यूज होता है, snRNA यूज होता है, miRNA यूज होता है। इन चीजों को जब हम, और डीएनए भी यूज होता है, जनरली ये चीजें यूज होती हैं। अगर हम किसी सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भेज रहे हैं तो तो उसको ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन तब बोलते हैं जब इनका एक्सप्रेशन, जब हम केवल 24 से 96 घंटे तक ही देख सकते हैं। बहुत कम टाइम के लिए इनका एक्सप्रेशन ऑब्जर्व किया जा सकता है। हम जानते हैं कि siRNA, SN, miRNA क्या करते हैं? ये सारे के सारे किसी एक पर्टिकुलर जीन पे जाकर के कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से जाकर के जुड़ जाते हैं। डाइसर एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से हम कट कर सकते हैं, जीन को काट सकते हैं, तो बेसिकली ब्लॉक कर सकते हैं किसी जीन का फंक्शन। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन यूज करते हैं। एक्सप्रेशन टाइम 24 से 96 घंटे का है। स्टेबल में क्या होता है? अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ये उसका न्यूक्लियस और ये हो गया उसका जो डीएनए कंटेंट है, ये हो गया। अगर हम बाहर से कोई भी डीएनए इसके अंदर डाल रहे हैं तो डीएनए जाकर के यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। अगर मान लीजिए इस क्रोमोसोम के अंदर इस डीएनए जो ऑलरेडी इसके अंदर पाया जा रहा था यूकैरियोटिक सेल का, बाहर से जो डीएनए लाए वो इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया यहाँ पे। तो अब क्या होगा? जब भी इसकी कॉपीज बनेंगी, यूकैरियोटिक सेल मल्टीप्लाई करेगा, उतनी ही बार मेरा ये प्रोटीन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक्सप्रेस होगा। तो हम लॉन्ग टर्म में, जब ये इंटीग्रेट हो गया तो जब तक ये सेल सर्वाइव करेगा तब तक हमारा डीएनए एक्सप्रेस होता रहेगा। तो ये लाइफ लॉन्ग एक्सप्रेशन शो करता है स्टेबल ट्रांसफेक्शन, और केवल कम समय के लिए ट्रांजिएंट ट्रांसफेक्शन यूज किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दो तरीके के ट्रांसफेक्शन कौन से हैं। अब आते हैं कि ट्रांसफेक्शन करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बेसिकली 4 तरीके के ट्रांसफेक्शन पॉसिबल हैं, उसमें से 2 आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसमें हम बाकी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल ट्रांसफेक्शन टेक्निक की। ट्रांसफेक्शन हम समझ चुके हैं। केमिकल ट्रांसफेक्शन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक
पॉलीमेरिक कंपाउंड यूज किया जा रहा है। अब हम जानते हैं, हम लोगों ने ये पहले पढ़ लिया था कि डीएनए के ऊपर नेगेटिवली चार्ज पाया जाता है। नेगेटिव चार्ज पाया किसकी वजह से जा रहा है? फॉस्फेट बैकबोन की वजह से। हम जानते हैं फॉस्फेट जो होता है वो PO4 2 माइनस होता है, तो ये 2 माइनस जो चार्ज है बेसिकली ये जो डीएनए के ऊपर वो फॉस्फेट की वजह से पाया जाता है। फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। इसी तरीके से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर भी चार्ज पाया जाता है। कौन सा? नेगेटिव। तो अब नेगेटिव अगर सिर्फ और सिर्फ डीएनए डायरेक्ट इसके अंदर हम ट्रांसफर करने की कोशिश करें तो क्या कभी ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बहुत कम ट्रांसफेक्शन रेट होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए के ऊपर भी चार्ज नेगेटिव है, इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर भी। तो जैसे ही ये दोनों नजदीक आएंगे ये रिपल्शन हो जाएगा और डीएनए अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए हम एक पॉलीमेरिक कंपाउंड यूज करेंगे। तो पॉलीमेरिक कंपाउंड क्या होना चाहिए? उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव, और प्लस उसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा, वो ज्यादा बड़ा कर देगा आपके ज्यादा बड़े से मेरा मतलब है कि ज्यादा वेट हो जाएगा। तो जैसे ही पॉलीमेरिक कंपाउंड है आपका डीएनए के साथ, आपने पॉलीमेरिक कंपाउंड को अपने जोड़ दिया, तो अब क्या होगा? ये डीएनए जाकर के सेल की सरफेस पे जाके सेटल हो जाएगा। अब सेटल हो जाने पे क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज अब डीएनए जो मैंने यहाँ पे लगाया है ये पॉलीमेरिक कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज है। पॉलीमेरिक कंपाउंड जाकर के इस नेगेटिव चार्ज के एक तो डीएनए के नेगेटिव चार्ज को भी शील्ड करेगा और मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज को भी शील्ड कर देगा। इंटरैक्शन होगा और एंडोसाइटोसिस की वजह से क्या होगा? आपका डीएनए जो है वो अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे डीएनए अब क्या हुआ? सेल के अंदर आ जाएगा। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। तो सेल के अंदर आ गया आपका डीएनए। उसके बाद जो पॉजिटिव पॉलीमेरिक कंपाउंड था वो अलग हो जाएगा और नॉर्मल डीएनए आपका यहाँ पे सेल के अंदर पहुंच जाएगा। जो हमारा पर्पस था वो पूरा हो जाएगा, यानी कि डीएनए सेल के अंदर आ गया। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है कैल्शियम फॉस्फेट मेथड। हमने कैल्शियम के यूज काफी डिटेल में पढ़ लिए थे ट्रांसफॉर्मेशन में। लगभग वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज किया जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं? डीएनए को हम लोग कैल्शियम क्लोराइड फॉस्फेट बफर के अंदर हम लोग डाल देते हैं कैल्शियम क्लोराइड और डीएनए को। इससे क्या होगा कि आपका जो कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये जो मिक्सचर है, ये पूरा मिक्सचर है, इसको हम लोग सेल्स के ऊपर डालेंगे। सेल्स को इसके साथ इंक्यूबेट किया जाएगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो ये पूरा डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरे सेल के ऊपर यूनिफॉर्म लेयर बना लेगा, एक यूनिफॉर्म लेयर बना लेगा। हम लोग ऑलरेडी ये बात कर चुके थे कि कैल्शियम का रोल क्या है। कैल्शियम जो हो रहा था वो एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा था। हम लोगों ने ये देखा था ट्रांसफॉर्मेशन में। सेम लगभग वही चीज यहां पर भी होगी। तो अब ये क्या होगा कि ये जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो कॉम्प्लेक्स बना था वो जब लेयर फॉर्म कर लेगा तो अब इसके बाद पर्टिकुलर जो मैटर जो है आपका डीएनए का कैल्शियम के साथ वो अंदर एंटर कर जाएगा एंडोसाइटोसिस के थ्रू। एंडोसाइटोसिस हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर रखी है। एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है कि सेल जो है वो इनटेक कर ले रहा है आपकी किस चीज को? इस पर्टिकुलर मैटर को, जिसको हम लोग बोल रहे थे वहां पे डीएनए फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या हुआ? इस पूरे प्रेसिपिटेट से जो कॉम्प्लेक्स बना था उससे डीएनए बाहर निकल जाता है और न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। जो न्यूक्लियस था, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पहुंच जाता है। तो ये भी मेरा पर्पस सॉल्व हो गया कि जो डीएनए हम बाहर से अंदर पहुंचाना चाहते थे वो एक तो कैल्शियम फॉस्फेट मेथड के थ्रू अंदर चला गया और दूसरा है केमिकल ट्रांसफेक्शन मेथड के थ्रू अंदर चला गया। अब इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग बाकी तरीके भी सीखेंगे कि और कौन कौन से तरीकों से हम लोग ट्रांसफेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।